विद्यार्थियों, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती हैं आपको ये भी समझ लेना है। जैसे यहाँ दिखाया गया व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, तो फिजिक्स में कुछ होते हैं मूल राशियाँ, उनके मात्रक मूल मात्रक, और कुछ होते हैं पूरक मात्रक। तो मूल मात्रक जो होते हैं वो कुल 6 होते हैं, है ना। मूल मात्रक कितने होंगे? 6। तो इसमें जैसे लंबाई, हाँ, लंबाई है या दूरी, लंबाई, और उसके अलावा लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, टेम्परेचर, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो कुल कितनी हो गई हैं आप इसको समझ लें। लंबाई 1 हो गया, द्रव्यमान दूसरा हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। जैसे नॉट 6 इधर 7, 7। तो ये मूल राशियाँ होती हैं, इनके जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसा कि आप देख पाते हैं कि यहाँ पे लंबाई भी दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है, समय है, ताप है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। तो ये जो है मूल राशियाँ हैं। लंबाई को हम लोग मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में। देखिए विद्यार्थी, ताप के कई मात्रक होते हैं। ताप को आप केल्विन में या सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में, रैंकिन में, कई हैं। लेकिन आपको अगर मूल मात्रक के रूप में ताप को दर्शाना है तो इसमें जो है केल्विन आ जाएगा। ज्योति तीव्रता कैंडिला के रूप में, और वैद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा आप मोल में दिखाएंगे। तो ये 7 जो आपको बताया गया, ये मूल मात्रक कहलाते हैं। इसके अलावा 2 होते हैं पूरक मात्रक। ओके, 7 जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और 2 जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री में एक होता है रेडियन, द फर्स्ट वन इज द रेडियन, और दूसरा जो है वो स्टेरेडियन। ओके, तो एक रेडियन है, एक दूसरा स्टेरेडियन होता है। दोनों ये सप्लीमेंट्री में आते हैं, पूरक मात्रक में आ जाते हैं। तो रेडियन कोण को दर्शाता है, और स्टेरेडियन घन कोण को। ठीक है, अब आप विमीय सूत्र पे जल्दी से आ जाएं, फटाफट देखते जाते हैं। जैसे आपको क्षेत्रफल का निकालना है, क्षेत्रफल को इधर से शो करते हैं इंग्लिश में। क्षेत्रफल का फॉर्मूला को मालूम होना चाहिए। क्षेत्रफल को कैसे दिखाएंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब आपको इसका विमीय सूत्र निकालना है, तो लंबाई को लिए हम लोग L दिखाएंगे, कैपिटल L इंटू चौड़ाई को दिखाना है, तो चौड़ाई के लिए आप यूज करेंगे L। ओके, दोनों के लिए, चाहे लंबाई हो या फिर चौड़ाई हो, दोनों के लिए L आएगा। ये लंबाई के लिए हो गया L, चौड़ाई के लिए भी L। L इंटू L मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? L की पावर 2। यहाँ लिखा हुआ देखिए। ठीक है, तो ये नियम है। शुरुआत होती है क्षेत्रफल से, विमीय सूत्र निकालना क्षेत्रफल का, तो आप देख पाते हैं कि L स्क्वायर। अब आगे जब आपको बड़ी विमाएँ निकालनी आएंगी तो आप क्षेत्रफल को सीधा लिखेंगे L स्क्वायर। हम लोग इसका मात्रक पे देखते जाएंगे। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर नापा गया है, और इसका जो विमीय सूत्र है वो L स्क्वायर है। ओके, और अगला देखते हैं आयतन। आयतन के लिए पहले फार्मूला चेक कर लेंगे। फार्मूला दिखाना है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन लंबाई चौड़ाई मोटाई भी है, आयतन जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो लंबाई के लिए फिर से हम लोग L शो कर देंगे, चौड़ाई के लिए भी L शो कर देंगे, और ऊंचाई के लिए भी L शो करेंगे। तो L की पावर ये बन जाएगी 3। ओके, L की पावर 3 या मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर की पावर 3 या मीटर क्यूब।
अब आपको अगले पे आना है। अगला आपका चाल या फिर वेग हो जाएगा। ओके, चाल या फिर वेग, वेलोसिटी और स्पीड। तो इसका हमें निकालना है विमी सूत्र। इसका फॉर्मूला देखिए, वेग का फॉर्मूला जो है, वेग विस्थापन पर प्रति सेकंड समय है, विस्थापन बटे समय, और चाल का है दूरी बटे समय है। चूँकि आप जानते हैं कि वेग जो है सदिश राशि है, चाल जो है अदिश राशि है, और दोनों के फॉर्मूले हालांकि अलग हैं, एक में विस्थापन है एक में दूरी है, लेकिन दोनों का विमी सूत्र एक ही आएगा। क्योंकि अगर विस्थापन को दिखाना है या फिर दूरी को दिखाना है, कि दोनों ही केस में जो लंबाई को दिखाना है, मतलब एल एल आ जाएगा ऊपर, और नीचे लिखना है समय, समय को दिखाना है कैपिटल टी के फॉर्म में। देखिए विद्यार्थी, जो भी यहाँ बीमारी लिखी जा रही हैं वो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे और ब्रैकेट कैपिटल बनाना है। आप स्मॉल ब्रैकेट या फिर मंझला ब्रैकेट नहीं बना सकते हैं, वो अपराध हो गया यहाँ पे, दैट इज ए क्राइम। ओके, तो ये एल टी की पावर -1 बना देगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पाते हैं कि यहाँ जो चाल या वेग का निकाला गया है विमी सूत्र में, एल टी की पावर -1 दिखाया गया है। अब आपको नेक्स्ट पे आना है, त्वरण दिखाया गया है। अगला क्या है, त्वरण। और त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन को त्वरण या एक्सेलरेशन करते हैं। तो यहाँ पे वेग परिवर्तन के लिए एल टी -1 आपने पहले निकाल लिया है ऊपर, समय को टी से दिखाएंगे, टी जाएगा ऊपर, एल टी की पावर -2 बना देगा। ये जो भी भौतिक राशियाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आगे चल के इनको आप डायरेक्ट यूज करेंगे, मौके पे आपको उसको निकालना नहीं होगा, बल्कि आपको अपने दिमाग में इसको बैठा लेना होगा कि हाँ, चाल का एल टी -1 है, त्वरण का एल टी -2 है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अगला जो विमी सूत्र है इसको आपको देखना है। अगला जो है वो बल के रूप में दिखाया गया है, दिस इज द फोर्स। हमें बल का निकालना है विमी सूत्र। तो बल का विमी सूत्र निकालने के लिए इसका पहले फॉर्मूला चेक कर लेंगे। ये है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको लिखा जाता है F = m × a, m × a। ये बल का बेसिक फार्मूला, और m का मतलब द्रव्यमान है, a का मतलब त्वरण है। त्वरण आपने इसके पहले ठीक निकाला हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे m के लिए देखिए m दिखाया गया है, a के लिए एल टी -2 दिखाया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा MLT -2। ओके, MLT -2। इसका मात्रक भी चेक कर लेंगे विद्यार्थियों। देखिए आप, चूँकि बल को आपने शो किया यहाँ पे, और बल का जो मात्रक बनता है यहाँ से वो क्या बनेगा, m लिखा है, m के लिए किलोग्राम, l लिखा है मीटर, t लिखा है समय, मतलब सेकेंड की पावर -2, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये प्योर एमकेएस मात्रक है। उसके अलावा जो बल का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का जो बहुत ही पॉपुलर मात्रक है वो न्यूटन है, और कहते हैं कि न्यूटन को जो है ये एमकेएस मात्रक भी या एसआई मात्रक बोला जाता है। और एक होता है न्यूटन डाइन, एक मात्रक और है इसका बल का, वो होता है डाइन, और डाइन जो है मात्रक होता है सीजीएस में। ओके, क्योंकि आप चैप्टर विमी सूत्र पढ़ रहे हैं, विमी विश्लेषण आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एमकेएस सीजीएस का जो मौलिक डिफरेंस है, जो उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसको आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से बल के मात्रक आप देख पाते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, डाइन, और बल का एक गुरुत्वीय मात्रक भी होता है विद्यार्थियों। बल का एक गुरुत्वीय मात्रक भी है, वो है किलोग्राम भार, किलोग्राम भार। ओके, तो 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 या 10 न्यूटन के बराबर हो जाता है। अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक आपका वर्क है या कार्य है। ओके, तो आपको कार्य का निकालना है। तो कार्य का देखिए पहले तो फॉर्मूला समझ लेंगे। कार्य का जो फॉर्मूला दिखाया गया है वो है बल गुणे विस्थापन। ओके, कार्य का जो फॉर्मूला है वो बल गुणे विस्थापन के फॉर्म में दिखाया गया है। बल का विभिन्न सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर।
तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर लेनी है। विस्थापन को एल से दिखाएंगे, ये बन जाएगा ml²t-2। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, चाहे कार्य हो या फिर ऊर्जा हो, किसी प्रकार की ऊर्जा, इन सभी के लिए हम लोग जो है ml²t-2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है इस प्रकार से ये जो प्राप्त होता है, ये कार्य अथवा ऊर्जा का विमित सूत्र बन जाता है। कार्य को हम लोग जूल से भी दिखाते हैं, तो इसका मात्रक आप जूल याद कर सकते हैं। जूल जो है MKS या SI पद्धति में नापते हैं। और जैसे आपको पीछे देखा न्यूटन का डाइन था, वैसे यहाँ पे भी होगा जूल का। जो जूल को अगर हम बाकी उसमें दिखाते हैं तो ये जो है अर्घ। ओके, तो दोनों मात्रक जो है ये कार्य के हैं। जूल MKS या SI में है, अर्घ जो है वो CGS मात्रक में है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों कि एक जूल में कितना, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है और एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, यू शुड नो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूटन में, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और एक जूल में 10⁷ अर्घ। इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमेशा आप MKS को ही प्रायोरिटी देंगे। तो यदि कोई मात्रक को अर्घ में लिखा है या बल को अगर डाइन में दिखाया गया है या कार्य या ऊर्जा को अर्घ में दिखाया गया है, तो आप निश्चित रूप से उसको जो है न्यूटन या जूल में चेंज कर लेंगे। चलें अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो आपका विमित सूत्र का कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट पेज। तो देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट पेज आप यहाँ देख पाते हैं, तो इसमें शक्ति का दिखाया गया है। शक्ति को अगर निकालना है विमित सूत्र, तो पावर, तो पहले इसका फॉर्मूला चेक कर लेंगे। फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। इसका फॉर्मूला है कार्य बटे समय, तो इसके हिसाब से इसको भी निकालते जाएं। तो देखेंगे कार्य ऊपर है, समय नीचे है। कार्य के लिए ml²t-2, समय को t से दिखाया गया है। t के ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा ml²t-3। ओके, नेक्स्ट है डेंसिटी, या कार्य को, शक्ति को थोड़ा और हम लोग चेक कर लेते हैं। जो यहाँ फॉर्मूला बना है, जो मात्रक देखिए, अगर इसको MKS में पढ़ना है तो मीटर, सॉरी किलोग्राम, पहले किलोग्राम आएगा, किलोग्राम, मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -3, ये इसका MKS मात्रक हो जाएगा। और इसको हम लोग शक्ति को बेसिकली वॉट में, ओके, शक्ति को वॉट में भी नापते हैं, WATT। शक्ति की जो इकाई है, पावर की जो इकाई है, काफ़ी पॉपुलर इकाई है, वो है वॉट। और किलोवाट या मेगावाट आपको मालूम होना चाहिए। 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट हो जाएगा, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट हो जाएगा। ओके, 10⁻6 वाट। एक होता है HP, 1 HP, इसको हॉर्स पावर कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं। और एक HP में 746 वाट ये हो जाता है। तो ये हैं आपके शक्ति के मात्रक, और बड़े मात्रक किलोवाट मेगावाट में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे घनत्व शो किया गया है। घनत्व का फॉर्मूला देख लेंगे। ऊपर द्रव्यमान बटे आयतन है। किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में निहित द्रव्यमान की जो मात्रा होती है वो घनत्व होती है। तो आप देख सकते हैं कि घनत्व के फॉर्मूले में द्रव्यमान ऊपर है, आयतन नीचे दिखाया गया है। तो द्रव्यमान को हम लोग फिर से m शो कर देंगे। ओके, द्रव्यमान को
एम से दिखाएंगे। आयतन को देखिए, पीछे मैंने आपको बताया है कि आयतन को L⁻3, तो ये आपका जो बनेगा फार्मूला mL⁻³ बन जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से घनत्व हो गया है। इसको आप बार बार जब लिखेंगे इन विमाओं को तो आप के बिल्कुल दिमाग पे ये अंकित हो जाएगा। अगला देखें, ये संवेग को प्रदर्शित किया गया है। संवेग, तो संवेग मोमेंटम होता है, और मोमेंटम का मतलब होता है किसी भी पिंड के द्रव्यमान और उसका जो वेग होता है m×v, इनका जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है। ठीक है ना। किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी है तो बट नेचुरल मास होगा, तो मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लायर होता है वो मोमेंटम भी हो जाता है। और इसका जो देखिए फॉर्मूला बनाया गया है mL⁻⁻⁴, ये इसका भी सूत्र हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा भी आ जाए। अगला जो शो किया गया है वो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब विद्यार्थी याद कर लेंगे, बहुत बेसिक फार्मूला है ये, छोटी क्लास से ही आजकल पढ़ाया जा रहा है। क्लास 6, 7, 8 में भी इसका टॉपिक दिखाया जाता है। तो ये K=12mv², ये इसका बेसिक फार्मूला है। 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर या चाल का स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। तो आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान को हम लोग m से दिखा रहे हैं और वेग को L⁻⁻1 से दिखाएंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो L²T-2, तो गतिज ऊर्जा का बन जाएगा mL²T-2। तो इस प्रकार से कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही दिखाया गया है। ठीक है ना, mL²T-2। अब अगर स्थितिज ऊर्जा पूछता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला होता है U=mgh, mgh। तो m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है ये दूरी या हाइट या विस्थापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला भी फार्मूला जो डायमेंशनल फार्मूला देख पाते हैं, वही जो फार्मूला पीछे बन रहे हैं mL²T-2, उसी फॉर्म में बन जाता है। दाब पे आ जाएं, प्रेशर का आपको निकालना है विमी सूत्र। तो आप प्रेशर को देखें, P होता है F/A, किसी तल के प्रतीकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला बल, वो दाब होता है। तो F/H का फॉर्मूला बन जाएगा। बल के लिए mL⁻² और क्षेत्रफल का L² ऊपर जाएगा तो बनाएगा mL⁻⁻1 T⁻²। तो ये दाब का, देखिए दाब का ये फॉर्मूला बन जाएगा। दाब का आपको इसका मात्रक भी ठीक से मालूम होना चाहिए, समुचित तरीके से मात्रक का ज्ञान भी होना चाहिए। तो दाब की कुछ और भी मात्रक है विद्यार्थियों। दाब को हम लोग पास्कल में भी नापते हैं। ओके। और दाब का एक मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब। तो याद कर लेना कि एक वायुमंडलीय दाब, ये भी दाब का मात्रक है। इसमें 1.013 × 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो दाब के तमाम मात्रक हैं, इसको आप देखेंगे। अगला देखिए, आवेग दिखाया गया, इम्पल्स। ओके, इम्पल्स दिखाया गया है। ऊपर संवेग था, यहाँ पे आवेग है, इम्पल्स। तो इम्पल्स को I से शो किया जाता है विद्यार्थियों, और इम्पल्स के लिए होता है F×Δt, F×Δt। तो यदि कोई बल किसी पिंड पर बहुत कम समय के लिए कार्यरत हो, इफ एनी फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाई फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, तो ये फोर्स जो होगा, जो आपने बल लगाया है बहुत कम समय अंतराल के लिए, इनका जो मल्टीप्लायर होगा वो आवेग या इम्पल्स हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला हो गया। और यहाँ से देखिए आपका विभव सूत्र भी निकाला गया है। तो आवेग का विभव सूत्र बनता है mL⁻⁻1, वही जो संवेग का बना था। बलाघूर्ण निकालना है विद्यार्थियों। तो बलाघूर्ण निकालने के लिए पहले आपको
इसका फॉर्मूला चेक कर लेना है। बलागुण को टॉर्क लिखा जाएगा और टॉर्क होता है F/d, है ना। बलागुण का जो फॉर्मूला है वो है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से दूरी तक की लंबवत दूरी, F/d। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है ml²t-2 इसका बन जाएगा, ठीक है ना। न्यूटन मीटर लिख सकते हैं इसको। बलागुण का जो मात्रक बनेगा यहाँ से SI में या MKS में लिखा जाएगा वो न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन इसको जूल नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। बलागुण का मात्रक न्यूटन मीटर लिखेंगे लेकिन जूल नहीं लिखेंगे। कुछ कारण हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में आगे देखा जाएगा। प्रतिबल पे आ जाएं। प्रतिबल स्ट्रेस होता है और किसी भी एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल जो होगा वो प्रतिबल हो जाएगा, स्ट्रेस बल बड़े क्षेत्रफल। इसका भी विभिन्न सूत्र वही जो दाब का है, ml-1t-2। विकृति पे आएंगे। विकृति स्ट्रेन होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, एक्चुअली अनुपात है ये। आपके फिजिक्स में कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं, कुछ ऐसी भी भौतिक राशियाँ हैं जिनका कोई भी विभिन्न सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पे ऊपर लंबाई नीचे भी लंबाई है, तो यहाँ पे इसका कोई विभिन्न सूत्र नहीं होगा। L की पावर ये दिखाया गया है। यहाँ देखिए लिखा भी है कि विकृति का कोई विमा नहीं होगा। प्रत्यास्थता गुणांक पे आएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, नंबर 17 पे। और प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रत्यास्थता गुणांक जब आप चैप्टर पे जाएंगे तो देखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक को जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह का होता है। इसमें यंग है, दृढ़ता है और आयतनात्मक है, ठीक है। तो प्रत्यास्थता गुणांक ऊपर प्रतिबल और नीचे विकृति में दिखाया गया। तो प्रतिबल का वही मात्रक है जो दाब का होता है, ml-1t-2। विकृति चूँकि विमाहीन है तो इसका भी ml-1t-2 जो दाब का निकल रहा था। पृष्ठ तनाव पे आएंगे। पृष्ठ तनाव दिस इज द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन किसी भी द्रव के मुक्त तल पे खींची गई जो काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पे जो बल कार्य करता है उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो बल की विमा देखिए ml-t-2 और लंबाई के लिए L, तो बन जाएगा mt-2, LL का रहेगा। विमाओं को काटेंगे नहीं, काट के नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। अगला आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीशन के लिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। अब आपको कैपिटल G का निकालना है यहाँ पे विमीय सूत्र। कैपिटल G को हम लोग यहाँ पे कैपिटल G को कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ओके। तो ये हो जाएगा। इसका पहले फॉर्मूला चेक कर लेंगे कैपिटल G के लिए। तो एक फॉर्मूला होता है न्यूटन का, F=2 m1m2 द्रव्यमान के पिंडों के लिए उनके बीच में बल लगता है, F=G m1m2/r², ऊपर m1m2 और नीचे r²। और आपको G का निकालना है विमीय सूत्र, तो यहाँ पे G हो जाएगा F×r² ऊपर और नीचे हो जाएगा m1m2। ओके। अब आपको यहाँ पे बल का r² का m1m2 का अगर विमा रख देते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमीय सूत्र है ml-1 L⁻³ ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमा तभी निकलेगा जब उसका सूत्र हो, उससे संबंधित फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो विमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। नंबर 20 पे आएंगे। नंबर 20 जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, ओके, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वाकर्षण बल है, द्रव्यमान है, दोनों ऊपर नीचे दिखाए गए हैं। तो बल के लिए आपने ml-t-2 देखा हुआ है, द्रव्यमान को m से दिखाया गया तो L-t-2। ऐसे गुरुत्वीय विभव दिखाना है तो ऊपर कार्य है, नीचे द्रव्यमान है, L²t-2, m काट देंगे यहाँ पे। स्प्रिंग का बल नियतांक चेक करना होगा पहले,
ओके विद्यार्थियों, आपको स्प्रिंग का बल नियतांक का विमीय सूत्र निकालने को बोला गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दिस इज द फोर्थ कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो एक फॉर्मूला होता है, किसी स्प्रिंग पे लगने वाला जो बल होता है वो उसके विस्थापन के समानुपाती होता है, F=K×L। नेगेटिव भी लगाते हैं, K×L। के यहाँ पे एक नियतांक है जिसको स्प्रिंग का बल नियतांक बोलेंगे। तो K हो जाएगा, ऊपर F लगाया गया बल और नीचे L। L का मतलब उस स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ रही है। तो आरोपित बल ऊपर हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि नीचे आ जाएगा। आप देख पाते हैं इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले में जब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे तो MT-2 बन जाएगा। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी लेके चला हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है विद्यार्थियों, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आवर्तकाल का उल्टा होता है। अब आप फ्रीक्वेंसी देखें फिजिक्स में इंटरमीडिएट में, फ्रीक्वेंसी को F से भी दिखलाते हैं, फ्रीक्वेंसी को N से भी दिखलाते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी दर्शाते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी के तमाम तरीके हैं दिखाने के, F भी है, N भी है और न्यू भी है। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी का संबंध निकालते हैं आवर्तकाल में तो उल्टा संबंध होता है। एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, N/T=1। N का मतलब आवृत्ति, T का मतलब आवर्तकाल, इनका मल्टीप्लाई जो करेंगे तो 1 आएगा। तो आवृत्ति 1/, आवर्तकाल है, और आवर्तकाल का मतलब समय है, समय के ऊपर जाएंगे T-1 बन जाएगा। ओके, तो अगला देखें, कोण रेडियन में अगर नापते हैं तो इसके लिए क्या दिखाया गया है। कोण क्या होता है विद्यार्थी, कोण चाप बटे त्रिज्या होती है। ओके, कोण का सीधा मतलब है चाप बटे त्रिज्या, ऊपर चाप हो जाएगा नीचे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। तो चाप भी लेंथ में होता है, त्रिज्या भी लेंथ में होती है, मतलब इसका कोई भी सूत्र नहीं होगा। L⁻0 आप शो कर सकते हैं इन ब्रैकेट। कोण का कोई मात्रक, कोई विमा, मात्रक तो रेडियन में लिखेंगे, कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। उसके नीचे देखिए विद्यार्थी, कुछ नोट्स में लिखा गया है कि अगर आपको चाहे ऊर्जा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे गतिज हो, स्थितिज हो, या कार्य हो या बलागुण हो, वो सबका विमीय सूत्र जो है mL²T-2 ही बनेगा। न्यूटन का फॉर्मूला देखिए दिखाया गया है, मैंने ऊपर लिखा भी था, इसको भी आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। आगे चल के आपका इसका इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में जो है इसका चैप्टर भी है गुरुत्वाकर्षण के नाम से, तो वहाँ पे इसको आप डिटेल में देखेंगे। तो इसके बाद देखें विद्यार्थियों, नंबर 24 के बाद नंबर 25 पे हम लोग आते हैं। और नंबर 25 पे देखें, यहाँ चालू होता है कोणीय वेग। आपको कोणीय वेग का निकालना है विमीय सूत्र। तो कोणीय वेग को ओमेगा से भी दर्शा सकते हैं, और इसका फॉर्मूला जो बनता है कोण बटे समय दिया गया है। कोणीय वेग को कोण बटे समय, कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाएंगे। ये ओमेगा बना है, एक ओमेगा ये भी होता है, ये बड़ा ओमेगा है और ये छोटा ओमेगा है। ओके, कोण को कुछ नहीं है, और कोणीय वेग का T-1 ये विमीय सूत्र बन जाएगा। ओके, कोणीय त्वरण का दिखाना है, तो कोणीय त्वरण के लिए ऊपर कोणीय वेग बटे समय अंतराल ये बन जाएगा। कोणीय वेग को T-1, T नीचे है, T⁻2 बन जाएगा। जड़ता गुण को दिखाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला देख लेना है पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग यहाँ पे I से दर्शाने वाले हैं, और ये फॉर्मूला होता है सिग्मा mr² या केवल mr², द्रव्यमान और उसका जो बल की रेखा से जो कण की जो दूरी होती है उसका स्क्वायर, m×r², और ये mL² इसका जो है विमीय सूत्र बन जाएगा। कोणीय संवेग एक इम्पॉर्टेंट विमीय सूत्र है, ये कंपटीशन के लिए आगे आपके फर्स्ट ईयर में भी इम्पॉर्टेंट होता है। कोणीय संवेग इसको J से दर्शाते हैं, J होता है, J का एक फॉर्मूला होता है mvr। तो यहाँ पे आप अगर रखेंगे m का, v का, r का, m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस या दूरी, तो ये जो है mL²T-1 मिल जाएगा। बाकी यहाँ जो दिखाया गया वो एक अलग फॉर्मूला दिखाया गया है चैप्टर के हिसाब से, कोणीय संवेग जड़ता कोण इंटू कोणीय वेग होता है। ओके,
तो ये हो जाएगा आपका कोड़ी समय का विनिमय सूत्र। नेक्स्ट दिखाया गया है विशिष्ट ऊष्मा। ओके, तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि किसी बॉडी को दी गई ऊष्मा जो होती है वो Q होती है, और Q कितना होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड करेगा बॉडी के मास के ऊपर और बॉडी के तापांतर पर। अगर दोनों को मिलाएंगे तो एक S कांस्टेंट बन जाता है, Q = ms डेल्टा T। ये फॉर्मूला है दी गई ऊष्मा का, ऊर्जा का, और हमें विशिष्ट ऊष्मा निकालना है, मतलब S का निकालना है विभिन्न सूत्रों। तो यहाँ से S का जो फॉर्मूला बन जाएगा विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऊर्जा ऊपर, द्रव्यमान इंटू तापवृद्धि नीचे। अब यहाँ से देखिए आपके जो 3 सिंबल दिखाए गए थे MLT, चौथा सिंबल भी यहाँ से अब अप्लाई हो जाएगा। थीटा भी हम लोग इस्तेमाल करने लगेंगे, तो थीटा भी देखिए यूज किया गया है। ओके, तो थीटा को लेके चला गया है, तो ये बन जाएगा L² T - 2 थीटा - 1। ऊष्माधारिता Q = ms होता है, ये फॉर्मूला है Q = m × L, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। S का आपने ऊपर निकाल लिया है, तो ये बन जाएगा mL² T - 2 थीटा - 1। ओके, mL² T - 2 थीटा - 1 ऊष्माधारिता का हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए शो किया गया है गुप्त ऊष्मा। अभी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? लेटेंट हीट, जहाँ भी आप किसी भी पदार्थ की अवस्था में कोई बदलाव करते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज द स्टेट और फेज ऑफ एनी सब्सटेंस, देयर इज नीड ऑफ एनी हीट, दैट इज लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा के रूप में कहा जाएगा। L से दिखाना है, इसका फॉर्मूला होता है Q = ml होता है विद्यार्थियों, Q = m × L, L = Q/m हो जाएगा। तो यहाँ से आप L का निकाल सकते हैं विनिमय सूत्र L² T - 2। गुणांक देखिए बताया गया अगला रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग अल्फा से शो करेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा = क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा L ऊपर, नीचे होता है L × डेल्टा T। अब आपको यहाँ सबकी विमाएँ डाल देनी है, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, कट जाएगा, T बचेगा समय, ऊपर जाएगा T - 1 थीटा - 1 सॉरी थीटा - 1। ताप को आपको थीटा से दिखाना है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि T कहीं कहीं समय भी आता है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा T का मतलब है तापांतर, ताप में वृद्धि, और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा - 1 बना देगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि आपके सामने देखिए नंबर 33 पे शो किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊष्मा चालकता गुणांक K, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका भी फॉर्मूला था, किसी बॉडी को दी गई ऊष्मा फिर से जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? Q = K A θ1 - θ2 T/L, ऊपर T और नीचे L। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको K निकाल लेना है। K का जो फॉर्मूला बन जाएगा K = ऊपर Q जाएगा, L चला जाएगा, क्षेत्रफल नीचे आएगा, तापांतर नीचे आएगा, समय अंतराल नीचे आएगा। इन सभी में आपको सभी के विभिन्न सूत्र डाल देने हैं, तो mL T - 3 थीटा - 1। ये कभी कभी बड़े बड़ी कंडीशन में मिलान करने के लिए आते हैं, तमाम भौतिक राशियाँ एक तरफ डाल देगा, उनकी विमाएँ दूसरी तरफ डाल देगा, मिलान करिए, सुमेल समुचित मिलान करें। ठीक है ना? तो ये ऊष्मा चालकता गुणांक हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल्ट्जमैन नियतांक दिखाया गया है। बोल्ट्जमैन नियतांक KB, तो ये होता है फॉर्मूला, किसी पदार्थ के एक कण की औसत गतिज ऊर्जा E = 3/2 kT होता है। ओके, यहाँ से K का आपको निकालना है, K लिखें चाहे K भी लिखें, बोल्ट्जमैन नियतांक को K से भी दिखाते हैं, B लिखते हैं छोटा सा नीचे, ये KB होता है, मतलब बोल्ट्जमैन नियतांक। अब आपको यहाँ से KB का या K का निकालना है, तो E जाएगा ऊपर, T आएगा नीचे।
है ना। देखिए फॉर्मूला दिखाया गया है इधर, ई जाएगा ऊपर, टी आएगा नीचे, थीटा आ जाएगा ताप के लिए। ऊर्जा मैंने आपको पहले ही कहा था एम स्क्वायर टी माइनस टू, ऊपर जाएगा तो थीटा माइनस वन, इस फॉर्म में बन जाएगा। गैस नियतांक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गैस नियतांक या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, ओके, इसका आपको निकालना है विभिन्न सूत्रों। तो गैस नियतांक के लिए पहले आपको बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम अप्लाई करना है, फिर दोनों को मिला लेना है ना। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। बॉयल का नियम स्थिर ताप पर किसी गैस में निश्चित द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम है। चार्ल्स का नियम स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो एक होता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। विद्यार्थी ये जो बॉयल का नियम है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और जो आपका चार्ल्स का नियम होता है वो वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना। मतलब वी प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि यदि आप बॉयल के नियम को लिखते हैं वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी, वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी, अगर आप ऐसे लिखेंगे स्थिर ताप पर, तो ये बॉयल का नियम हो जाएगा। चार्ल्स का नियम जो बनता है वो वी प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, या पी वी इक्वल टू आर टी, या पी वी इक्वल टू केवल म्यू आर टी भी दिखाते हैं, कहीं कहीं पी वी इक्वल टू आर टी दिखा सकते हैं। आर नियतांक है, इसको हम लोग गैस नियतांक कर सकते हैं। और आपको आर का निकालना है बीमा, तो पी वी को ऊपर रख लेंगे, टी को लाएंगे नीचे, ओके। ये फॉर्मूला देखिए लिखा गया है गैस नियतांक के सामने, इक्वल सी आर इक्वल टू पी वी अपॉन टी, पी का, वी का और टी का, तो ये बन जाएगा। प्लांक नियतांक शो किया गया है विद्यार्थियों। प्लांक नियतांक एच के फॉर्म में है। एक फॉर्मूला होता है एक प्रोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू, तो H बराबर हो जाएगा E अपॉन न्यू, E ऊपर और न्यू आएगा नीचे। तो यहाँ पे अगर आप E का और न्यू का बीमा पुट करते हैं, E ऊर्जा है, न्यू आवृत्ति है, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। वेग प्रवणता लेके चला है पोटेंशियल वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता में दूरी अंतराल दिया गया है, समय डिस्टेंस, तो ये टी माइनस वन बन गया है। श्यानता गुणांक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आपको यहाँ पे श्यानता गुणांक का निकालना है विभिन्न सूत्रों। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला ये ईटा, ये सिंबल आपका है ईटा, तो ईटा का निकालना है विभिन्न सूत्र मात्रक। तो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ओके। एफ इक्वल टू 6 पाई 6 पाई ईटा आर वी। ये है एक और फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू प्लस माइनस ईटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू ए। तो देखिए जो सेकेंड फार्मूला है वो यहाँ से अप्लाई किया गया है, ऊपर बल और नीचे क्षेत्रफल और वेग प्रवणता। बल की बीमा आप ऊपर रख देंगे, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, वेग प्रवणता का टी माइनस वन, तो ये बन जाता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि किस प्रकार से इन 38 भौतिक राशियों का विभिन्न सूत्र निकाला गया है। अब यहाँ पे गौर ये करना है कि क्या इतनी ही बीमाएँ हैं, क्या इतनी ही भौतिक राशियाँ हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके अकॉर्डिंग जो 38 आपके अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स जो टॉपिक कवर किए गए हैं उनकी बीमाएँ दिखाई गई हैं। जैसा कि आप फिजिक्स में इंटरमीडिएट में देख पाते हैं कि इधर वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब चुंबकीय क्षेत्र, तमाम भौतिक राशियाँ भी और भी हैं, वहाँ भी आपको जो है बीमित सूत्र निकालने को आएगा। और मैं थोड़ा हिंट यहाँ कर देना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एम होता है, एल होता है, कैपिटल एल, टी होता है ना। मतलब आप विमाओं को एम से
या एल से, टी से और थीटा से शो कर सकते हैं। एक सिंबल और होता है विद्यार्थियों, ए, कैपिटल ए। मतलब जो भी बीमा आप लेके चलेंगे बनाएंगे तो उसमें एम, एल, टी, थीटा और ए, इन पांचों का महत्वपूर्ण रोल होगा। तो अभी ए जो है ये आपके इंटरमीडिएट फाइनल में कुछ शो किया गया है, तो वहाँ जब आप टॉपिक लेके चलेंगे तो मैं थोड़ा हिंट करता जाऊँगा। ये एक्चुअली धारा के लिए होता है, जहाँ भी आई आएगा, आई का जो विनिमय सूत्र होगा वो ए बन जाएगा। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिखाए गए हैं कि जो भी विशुद्ध रूप से अनुपात हो जाएगा, तो अनुपात के लिए कोई विनिमय सूत्र नहीं होता है, उसको विमाहीन कहा जाता है। तो इसमें कोण होगा, विकृति होगा, या आपेक्षिक घनत्व हो सकता है, या फिर कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात जो होगा, चाहे साइन हो या टैन हो या कॉस, कॉसेक हो, वहाँ भी कोई बीमा नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने बीमाएँ लगभग 38 कैसे निकालनी है वो आपने देख लिया है। इसके बाद जो टॉपिक आपका बनेगा वो है एप्लीकेशंस, मतलब इसका जो अनुप्रयोग है, बीमाओं के उपयोग, बीमाओं के अनुप्रयोग। तो देखिए विद्यार्थियों, बीमाओं के तमाम उपयोग होते हैं। तो इसमें बेसिकली एक होता है कि आप किसी भी भौतिक राशि के मात्रा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं, है ना। और उसके अलावा यदि आप किसी भी फॉर्मूले को लेके चलते हैं तो उस फॉर्मूले का जो परीक्षण है कि फॉर्मूला कितना हद तक सही है विमाओं के हिसाब से, वो आप निकाल सकते हैं। और तो पहला जो हमको पढ़ना है वो है किसी भी भौतिक राशि के मात्रा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। ओके, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। ये क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यदि सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें एमकेएस भी आएगा, सीजीएस भी आएगा, पीएस भी आएगा। अब यदि मान लीजिए एक सिस्टम एमकेएस बन जाता है और दूसरा सिस्टम जो है सीजीएस में है, सीजीएस में, हमें एमकेएस को बदलना है सीजीएस में या सीजीएस को बदलना है एमकेएस में। तो इसमें आप जो है बीमाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो एक देखिए, एक बेसिक फार्मूला लेके चला हुआ है, तो पहले फार्मूला देख लें। N1U1 बराबर N2U2। ओके, तो ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल आपको यहाँ कर लेना है। N1 का मतलब है कि पहली पद्धति में उस भौतिक राशि का आंकिक मान N1। ओके, N2 का मतलब है दूसरी पद्धति में उसका आंकिक मान। U1 का मतलब है पहली पद्धति में उसका विमीय सूत्र, और U2 का मतलब है उस भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में विमीय सूत्र। तो ये जो U1 U2 दिया गया है, हालांकि दोनों का विमीय सूत्र नहीं बदलेगा, लेकिन हम लोग 1 और 2 सिंबल के द्वारा दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा N1U1 बराबर N2U2। यहाँ से आप जो है किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मान को बदल सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देगा कि एक्चुअली ये क्या कहने का कोशिश कर रहा है। जैसे आप जानते हैं स्मॉल g का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। और ये जो आप सिस्टम देख पाते हैं ये प्योर एमकेएस है, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगर लंबाई को नापना है किलोमीटर में, समय को नापना है मिनट में, तो जी का अंकिक मान निकालना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई यही फुल स्टॉप नहीं लगता है, बल्कि देखिए यहाँ लंबाई को किलोमीटर बोला गया है और समय को मिनट बोला गया है। तो ऐसा कोई मात्रक, ऐसा कोई सिस्टम तो बनाया नहीं गया है।
लेकिन क्वेश्चन है कि आप अगर इस क्वेश्चन में जो जी का मान दिया गया है इसमें अगर लंबाई को किलोमीटर में नापें, जबकि पहले मीटर में नापा गया था, और समय को सेकंड के स्थान पे अगर मिनट में नापते हैं तो स्मॉल जी का आंकिक मान कितना होगा। ओके, तो ये है सवाल। अब सवाल देखिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहला काम है कि आप इसका विमीय सूत्र चेक कर लेंगे। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LT-2। ओके, अब आप दो सिस्टम बना लेंगे विद्यार्थियों, और दो सिस्टम बना के उसमें पार्टीशन कर दें कि जैसे ये मैंने पार्टीशन किया हुआ है, मैं एक तरफ दिखाने वाला हूँ कि जो पहली पद्धति और दूसरी दिखाना है दूसरी पद्धति। फर्स्ट सिस्टम ये है। सेकेंड, पहले सिस्टम में लंबाई को मीटर में नापा गया है, समय को सेकंड में नापना है। दूसरी वाले में लंबाई को किलोमीटर में नापा गया है और समय को मिनट में नापा गया है ना। और पहली पद्धति में जो विमीय सूत्र निकाला गया, यहाँ जो लिखेंगे आप, वो LT-L1T1-2, और दूसरी पद्धति में यहाँ जो लिखेंगे वो L2T2-2 हो जाएगा। केवल सफिक्स का फर्क होगा 1 2 का, बाकी विमीय सूत्र नहीं बदलेगा। फर्स्ट वाले में जो मान है वो 9.8, इसको N1 मान लेंगे, और सेकेंड वाले में हमको N2 का मान निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N2 इन द सेकेंड सिस्टम। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लगा हुआ है, यू कैन सी द फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन। तो फॉर्मूला है N1U1 बराबर N2U2, यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे N1 का मान, U2 का मान दिखा दिया गया है। N2 हमें निकाल लेना है, क्योंकि N2 जो है दूसरी पद्धति में स्मॉल जी का या गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान हो जाएगा। N1 बनेगा L1/L2 बनेगा, और T1/T2 के बाद -2 बन जाएगा। ओके, अब आप क्या करना है कि N1 का मान 9.8 दिस इज गिवन। L1 का मतलब है पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक। तो विद्यार्थियों, पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? पहली पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर में है, ठीक है। पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर में है, और दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक किलोमीटर में है। ओके, L1 की जगह मैं क्या लिखूँगा? L1 की जगह मैं लिखूँगा मीटर, और L2 में क्या लिखना है? किलोमीटर। समय T1 को सेकंड में नापा गया है और T2 को मिनट में नापा गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए कैलकुलेशन का, ये महत्वपूर्ण स्टेप होगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से किलोमीटर को मीटर में और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा करने पे मीटर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, उसी प्रकार से सेकंड भी कट जाएगा। पहले आपने मीटर को काट के दिखा दिया है, मीटर कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा, और 9.8 बचेगा। ये 60 की 1/60 है, पावर देखिए -2 लगा हुआ है। जब ये पावर -2 को हटाएंगे, 2 लगाएंगे तो 60 जाएगा ऊपर। इस प्रकार से 60 ऊपर हो जाएगा और 1 यहाँ नीचे आएगा। इसको हल करते हैं विद्यार्थियों कि ये 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं कि कैसे जो है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्मॉल जी का मान, जो कि पहले 9.8 था, अब वो मीटर पर सेकंड में था, अभी जो है 35.3 लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। दूसरा जो इसका अनुप्रयोग है विमाओं का, वो है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कोई जो फॉर्मूला है कितना हद तक सही है अथवा गलत है। अब देखें, जैसे कि एक फॉर्मूला आप यहाँ शो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि
जब कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिरता है तो उस समय उसके द्वारा कितना वेग प्राप्त किया जाएगा। v=√2gh ये शो किया गया है। अब हमें ये चेक करना कि क्या ये फार्मूला सत्य है अथवा असत्य है, उसकी जांच करनी है। जांच के लिए जो माध्यम है वो है विमीय तरीका। ओके, तो चेक करते हैं विद्यार्थियों। आप देख सकते हैं कि बाएं हाथ में v है और दाएं हाथ में जो है वो √2gh है। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों ही पक्षों से विमाएँ निकाल लेनी है। ठीक है, दोनों ही पक्षों से आपको विमाएँ निकाल लेनी है और इसके बाद चेक कर लेना है कि क्या दोनों पक्षों में विमाएँ समान निकल रही हैं। तो b का देखिए, b का क्या होता है LT-1, जो बाएं हाथ में b था LT-1 होता है और जो दाएं हाथ में है 2gh। 2 का कोई विमा नहीं होना क्योंकि वो एक नियतांक है, कांस्टेंट है। रूट में लिखा है gh, रूट में लिखा है gh, 2 को नहीं लेना है। अब आपको g का और h का विमा रखना होगा इसके अंदर। तो जी विमा रखने के बाद बनता है l⁻², t⁻²। जब बाहर निकालते हैं इसको ब्रैकेट के रूट के बाहर, तो ये बनता है l⁻1 और t⁻−1। और देखें ये जो लिखा गया ये वास्तव में वेग का ही विमा है। इसका मतलब जो फॉर्मूला आपको दिखाया गया है, इसकी पहचान करनी है, वो विमीय विश्लेषण के माध्यम से चेक करने के पश्चात ये जो फॉर्मूला बिल्कुल सही पाया जाता है। ओके, तो एक बेसिक संकल्पना है कि आप किस प्रकार से विमीय विश्लेषण के माध्यम से किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ये जो लास्ट एप्लीकेशन आप देख पाते हैं वो इस प्रकार से है कि यदि भौतिक राशियों में अगर संबंध स्थापित करना है, यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ये सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है विद्यार्थियों, इसमें काम भी ज़्यादा रहेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। इसमें आपको क्वेश्चन खूब मिलने वाले हैं। तो यदि हमें पता है कि कोई एक भौतिक राशि किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम जो है उनका आपस में कोई संबंध विमीय विश्लेषण के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करता है, ये सरल लोलक के आवर्तकाल के एग्जाम्पल लेके चला हुआ है और उसका कुछ स्टेटमेंट देखिए इस प्रकार से कि यदि कोई सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है कैपिटल T, वो इन कारकों पर, इन राशियों पर निर्भर करता है। किन पर M पर, L पर और G पर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप बना हुआ है एक सिंपल पेंडुलम का, सरल लोलक का एग्जाम्पल लेके चला हुआ है और इसमें हमें कहता है कि जो कैपिटल T है मतलब आवर्तकाल, वो कुल मिला के 3 कारकों पर निर्भर करता है। मतलब जो आवर्तकाल है वो डिपेंड करेगा किस पर, आवर्तकाल डिपेंड करेगा पहला मास पर, फिर धागे की लंबाई पर। तो हम लोग लिखते हैं कि जो कैपिटल T है आवर्तकाल, वो डिपेंड करता है पहला मास पर, फिर कैपिटल T डिपेंड करेगा उसकी लंबाई पर और फिर कैपिटल T डिपेंड करेगा उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण पर। तो 3 राशियां हैं जिन पर कोई लोलक के आवर्तकाल का मान निर्भर करता है। ठीक है, और इतना लिखने के पश्चात आप M, L और G, और इसको ध्यान से देखें विद्यार्थियों। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो T का मान है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। 3 कारक कौन कौन से हैं? 3 कारक में M है, L है और G है। तो T प्रोपोर्शनल टू दिखा देंगे, आप एक कांस्टेंट सब पे लगाते जाएंगे।